नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के पार्ट 10 के बारे में, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? सबसे पहले इसका हम एक कॉन्सेप्ट ले लेंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के तहत क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई लॉस होता है तो उसे उसकी प्रीवियस कंडीशन, जो उस पहले से वो कंडीशन में था, उसमें वापस लाया जाता है। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के तहत इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है, उदाहरण के तौर पर अपन, ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा पूरा। ठीक है, क्या है, मान लीजिए ये ए है, इसकी एक गाड़ी है। ठीक है, अब ए ने इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस गाड़ी में कुछ भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, लायबल होगी उसे पे करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि मान लो ये नई की नई गाड़ी है, 2021 में खरीदी है। अब जैसे ही गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है तो आपको पता ही होगा कि वो डेप्रिशिएट हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू घट जाती है। अब 2021 हुआ, 2022 में जाके गाड़ी का कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए कि गाड़ी में जो खर्चा आता है 10,000 रुपये का आता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो इस व्यक्ति ए को 10,000 रुपये नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये गाड़ी के जितने भी पार्ट्स है उसमें डेप्रिशिएशन हो गया, मतलब यानी जो उसने 1 साल यूज़ कर ली। अब डेप्रिशिएशन के तहत उसे 10,000 तो नहीं मिलेंगे, यानी अधिकतम 10,000 मिल सकते हैं। अगर 10,000 का ही नुकसान हुआ होगा, मिल सकते हैं मैंने बोला है, लेकिन अगर नहीं मिले, ठीक है, लेकिन मिलेंगे तो है नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ तो उसे उस समय जो भी वैल्यू होगी पार्ट्स की वो मिल जाएगी। मान लीजिए 8,000 होगी तो 8,000 उसे पे कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन होता है। वो इंश्योरेंस कंपनी का वे क्या होता है कि चार्ट होता है, वो तो उसी में से इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, डिसाइड करती है कि सामने वाले को कितना, यानी कि डेप्रिशिएशन कितना हो रहा है ये वस्तु की मूल्य में। ठीक है, अब मान लीजिए इस ए ने इसी वस्तु का अगर दो इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी एक्स है और एक इंश्योरेंस कंपनी वाई है, इन दोनों से ही इस मोटर गाड़ी का क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, और 10,000 का खर्चा आएगा। तो ये बोलेगा कि 10,000, एक्स को भी बोलेगा 10,000 मुझे दो, वाई को भी बोलेगा कि 10,000 मुझे दो, यानी कि 20,000 हो गया। मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है, चाहे ये तो एक्स से ले सकता है या वाई से ले सकता है, दोनों से नहीं ले सकता। क्यों? अगर दोनों से लेगा तो क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो इनमें से कुछ पोर्शन क्या एक्स देगी और कुछ वाई देगी। मतलब इस व्यक्ति को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस व्यक्ति ए को फ़ायदा हो गया मतलब क्या हो गया, यानी कि इसको फ़ायदा हो गया, मतलब 20,000 अगर उसको दे दिए तो इसको तो फ़ायदा हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये फ़ायदे में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जितना नुकसान हुआ है उतना या उससे कम ही पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने गाड़ी को 1 साल चला लिया है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के तहत इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई व्यक्ति फ़ायदे में ना जाए। ठीक है, यदि उस व्यक्ति ने सेम प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस 2 कंपनियों से करवा रखा है तो क्लेम की राशि को बराबर दोनों कंपनियां क्या करेगी, उसके जो भी सम अश्योर्ड हुआ होगा उस रेशियो में बांटेगी। ठीक है, तो दोस्तों इंडेमनिटी का मतलब यही होता है कि पुरानी प्रीवियस स्थिति में वापस लाना है। किसी भी व्यक्ति को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, किसका, उस व्यक्ति का। ठीक है, फ़ायदा नहीं होना चाहिए, सेम उस स्थिति में हम वापस लेकर आएंगे। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देखिए, इंश्योरेंस इज मेंट टू इंडेमनीफाई, कंपनसेट फॉर लॉस ब्रॉडली। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस शुड प्लेस the insured in the same financial position after the loss as they enjoyed before it। ठीक है, यानी कि सेम पोजीशन पर उसे लाना है। इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है जैसा कि वो पहले था।
इट इज़ नॉट बेटर, उसे अच्छा और नहीं करना है, जो पहली स्थिति में था वैसे ही लाना है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इंश्योर दैट इंश्योरेंस कैन नॉट बी यूज टू मेक प्रॉफिट। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये बताता है कि जो इंश्योरेंस का यूज़ है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ऑल्सो मेक श्योर दैट the person does not make a profit from the insurance by making the same claim with two insurance company। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसने यदि दो कंपनियों से सेम असेट का इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसे प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आजकल हर चीज़ें आधार कार्ड से क्यों जोड़ी जा रही है, इसीलिए जोड़ी जा रही है कि सामने वाले को कोई फ़ायदा ना हो सरकारी योजनाओं का। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। मानना ही पड़ेगा, ये ए व्यक्ति, हम एक्स वाई जेड और ए बी सी डी ऐसे लेंगे, उदाहरण में जितने भी लेंगे, ये एक व्यक्ति है। ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने फैक्ट्री लगाने की सोची। ठीक है, अगले जो टॉपिक्स है ना उसी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसने ये फैक्ट्री लगा ली, काय की भी फैक्ट्री लगा ली, इवन दो सोचो। ठीक है। अब क्या होता है, अब जब इस व्यक्ति ए ने जो फैक्ट्री लगाई है उसमें यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने की लागत कितनी आती है, 100 रुपये। ठीक है। मार्केटिंग करना, लेबर्स को यानी कि क्या देना, सैलरी वगैरह देना, सब कार्ड बना बनू के और प्रॉफिट अपना देख के मान लो कि वो प्रोडक्ट कितने में बेचता है, 130 रुपये में बेचता है। ठीक है। अब क्या होता है, मान लो इसको सिर्फ 10 रुपये का फ़ायदा होता, बाकी सैलरी और मार्केटिंग वगैरह में चला जाता है लेबर्स की। ठीक है। इसको कितना 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब एक दिन क्या हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण फैक्ट्री क्या हो गई, जल गई। फैक्ट्री क्या हो गई, जल गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अब क्या होता है कि यदि इसने लॉस ऑफ इनकम के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, पुनः वापस स्थापित होने तक ये जो 10 रुपये का जो लॉस है इस कंपनी का, वो कौन उठाएगा, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसे तो क्या हो रहा है, इनकम लॉस हो रहा है। और जो बिजनेस लॉस होता है, चलो देखो थियोरेटिकल, अब इन सम केस, क्या हो गया पेन को, इन सम केसेस द पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेस आर ऑल्सो कंपनसेट फॉर। ठीक है, बिजनेस लॉस हुआ है उसे। ठीक है। इन केस ऑफ द फैक्ट्री विच इज़ डैमेज ड्यू टू फायर, अगर फायर के कारण क्या हो गई, मैंने क्या बोला, इनकम उसकी क्या हो रही, लॉस हो रही है। जब तक ये फैक्ट्री वापस स्थापित होगी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इसे जो इसका जो भी क्लेम है, क्या यानी कि जो भी लॉस हो रहा है उसको क्या करेगी, क्लेम करेगी। इसके लिए भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है। फैक्ट्री बन रही है, वापस आने की इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, इसके लिए भी इंश्योरेंस होता है। हर चीज़ के लिए इंश्योरेंस होता है यहाँ पे, है ना। इनकम लॉस के लिए भी होता है, बिजनेस लॉस के लिए भी होता है। ठीक है। पर्सनल इनकम लॉस, जैसा कि मैंने बताया, एन इंडिविजुअल कैन टेक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी सेपरेट और एज अ राइडर एज अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब क्या होता है, पर्सनल जो है एक्सीडेंट पॉलिसी, अब मान लो क्या हुआ, इसी फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम कर रहा था बी, जब ये दुर्घटना हुई कि बी क्या हो गया, थोड़ा बहुत क्या हो गया, उसको चोट वगैरह आ गई आग में। ठीक है। बाहर निकलते वक्त आग में चोट वगैरह आ गई। अब क्या होगा, अगर बी ने जो है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले रखी होगी तो क्या होगा कि जो बी जो जितना भी कमा रहा था वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पे कर देगी। मतलब इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। ठीक है। वैसे दायित्व तो एक ही बनता है क्योंकि एक ही कंपनी में क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है। ए से भी उसे पैसा मिलेगा प्लस बी से भी मिलेगा, कौन देगा इसे, इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है, आज पेन काम नहीं कर रहा है।
ये व्यक्ति ए है, ठीक है, और इसने क्या लेकर रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है दो कंपनी एक्स और वाई से, XYZ 3 से ले रखी है, ये भी मान लो, ठीक है। अब क्या होता है, इसने लॉन्ग टर्म पॉलिसी यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। अब क्या होता है, पॉलिसी पीरियड के दौरान ही एक ही अगर डेथ हो जाती है तो इसके परिवार को, ऐसा नहीं है कि ये तीनों की तीनों जो कंपनियां हैं बराबर पोर्शन में बांट के पैसा देगी, एक्स भी उसे पैसा पूरा पूरा सम इंश्योर देगी। अगर उसने बोल रखा है कि इन बिटवीन मेरी जो डेथ हो जाती है तो एक्स क्या होगा, सम अश्योर्ड, अगर इसने 50 लाख का ले रखा है इससे, 70 का ले रखा है इससे और 80 का ले रखा है इससे, तो तीनों कंपनियां अलग अलग देगी, एक्स 50 देगी, वाई 70 देगी और जेड कितनी देगी, 80 देगी, यानी तीनों कंपनी मिला के से इसकी परिवार को 2 करोड़ रुपए दे देगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये तीनों कंपनियां क्या करें, पोर्शन कर लेगी, भाई 1/3 हम इसे, है ना, 1:3 के रेशो में हम इसे दे देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो ह्यूमन बींग होता है उसकी जो उस लाइफ का कंपनसेट करना मुश्किल होता है, यानी कि उसकी उसकी वैल्यू का आकलन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी क्या होता है, फॉलो नहीं होता है, और पर्सनल एक्सीडेंट के केस में भी अगर डेथ हो जाती है वहाँ पर किसी व्यक्ति की, उस केस में भी क्या होगा, ये फॉलो नहीं होगा, क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी। अगर मान लो चौथी एक पॉलिसी होती है इसकी पर्सनल एक्सीडेंट, ठीक है, तो ये चारों कंपनियां मिलके मान लो कि कौन सी हो जाती है, एक डब्ल्यू कंपनी भी हो जाती है, तो जिसने पर्सनल एक्सीडेंट दे रखी है तो WXYZ ये चारों कंपनियां एक के परिवार को कंपनसेट कर देती, क्यों, मानव जीवन की जो वैल्यू होती काफ़ी ज़्यादा अधिक होती, उसका कंपनसेट नहीं किया जा सकता कभी भी, ठीक है। इसलिए पूरा पैसा वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है, ठीक है, समझ गया। अब पूरी की पूरी थ्योरी वही लिखी है। मोस्ट जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी बट द लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी डज नॉट अप्लाई टू द लाइफ इंश्योरेंस, द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ नो नीड access the extent of the loss in the life insurance policy. In the case of the death the full sum assured is paid, ठीक है। In the case of life insurance, if a person has taken 2 policies from the 2 different companies and if there is a claim on death of the person, then the concept of sharing of claim does not apply, ठीक है। अब जनरल इंश्योरेंस में क्या हो रहा था, अगर किसी एक व्यक्ति की गाड़ी हो जाती है, प्रॉपर्टी अगर टूट जाती है और 2 इंश्योरेंस कंपनियों से वहाँ पे उसने क्या ले रखा है, पॉलिसी ले रखी है, तो दोनों क्या करेगी, डिवाइड कर देगी पैसा को, ठीक है। अगर 50 लाख का नुकसान है तो एक 30 दे देगी, एक 20 दे देगी, ऐसा नहीं कि 50 वो एक्स भी देगी और 50 वाई भी देगी, ठीक है। वो तो फ़ायदे में चला गया, फ़ायदे में नहीं जाना है उसको, फ़ायदे में नहीं जाना है, ठीक है, उसको पुरानी स्थिति में वापस लेकर आना है, ठीक है। ये होता है इंडैमिनिटी का कॉन्सेप्ट जो कि जनरल इंश्योरेंस में लागू होता है, लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंडैमिनिटी मैंने बता ही दिया है फायर इंश्योरेंस के केस में, ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं। मशीनरी लॉस इंडेमनीफाइड बाय द पेइंग कॉस्ट ऑफ द सिमिलर मशीनरी आफ्टर द डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द यूसेज एंड वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी, द प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड। फायर इंश्योरेंस में मैंने बता ही दिया, अब क्या है, अगर किसी फैक्ट्री में 50 लाख का नुकसान होता है तो, और 2 इंश्योरेंस कंपनियां क्या है, 2 इंश्योरेंस कंपनियों से ले रखा है एक्स और वाई से, तो दोनों बोल देंगे एक काम करो, या तो बोल देंगे 25-25 में कर लेते, या एक बार बोलेंगे 30-20 दे देते अपन, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर मशीनरी का केस, वो मशीन हुई जैसे कि गाड़ी हुई या कोई भी मशीन हुई, तो उसमें डेप्रिसिएशन लगा के सामने वाले को पे कर दिया जाता है, ठीक है, ये होता है। इन द केस ऑफ रेलिवेंटली न्यू मशीनरी, रीस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी may be issued under this. Indemnify is provided by the payment of cost
न्यू मशीनरी ऑफ द सेम टाइप विदाउट डिडक्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन। ठीक है, रीस्टेटमेंट पॉलिसी क्या होती है, ये क्या होती है कि इसमें नई जो मशीन होती है उसका क्या होता है, इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं। अब मान लो पहले थ्योरी देख लेते हैं। द सम अश्योर्ड इज द इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, इंश्योर्स डिक्लेयर वैल्यू ऑफ द व्हीकल द रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चरर्स सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीकल। In the case of the vehicle completely damaged, IPV is paid after deducting the value of salvage. In the repairable loss, the cost of the repair is paid, subject to the depreciation on the cost of the new parts replaced. देखो क्या होता है, IPV क्या होता है। ठीक है, IPV का मतलब क्या होता है, इंश्योर्स डिक्लेयर्ड वैल्यू, मतलब ये जो होती है MRP होती है। मान लो कोई बाइक है, या मान लो आज की कार में सबसे ज़्यादा चलता है एक्टिवा। एक्टिवा की जो प्राइस है वो जनरली हो जाती है 75,000 के आसपास पड़ जाता है एक एक्टिवा। ठीक है, तो IPV क्या हुआ, एक्टिवा का 75,000 रुपये हुआ। अब मान लो एक्टिवा में कुछ गड़बड़ी हुई। अब एक्टिवा में जो भी गड़बड़ी होगी 2021 में आपने खरीदी, 6 महीने बाद जो भी होगी, तो उसके जो है पार्ट्स जो हैं रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट्स जो होंगे रिपेयर कर दिए जाएंगे। मान लो कि वो जो भी पार्ट्स है उसकी कीमत आती 2,000 रुपये नए पार्ट की, लेकिन आपको 2,000 नहीं मिलेंगे, उससे कम ही मिलेगा। क्यों, उसका डेप्रिसिएशन हुआ ना समय के साथ साथ, तो आपको 2,000 नहीं, उसका कुछ 1,900 रुपये दे दिया, या चाहे कुत्ता भी दे दिया, उतना आपको दे दिया जाएगा। अगर यहाँ पे पूरी तरह से अगर ख़त्म हो जाती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि गाड़ी, सुना भी होगा न्यूज़ में कि जैसे गाड़ी खड़े खड़े जल गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, पूरा पैसा वापस नहीं किया जाता है। मान लो ये जो भी कार थी, एक कार थी, मान लो उस कार में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कार पूरी की पूरी जल गई, लेकिन कार में जलने के बाद कुछ तो उसका जो ढांचा रहा होगा या कुछ भी अटाला जो बाकी रिया होगा वो तो बचा होगा ना, और अटाले को बेच के जो भी पैसा आता है, देखो उसे क्या कहते हैं, साल्वेज कहते हैं। वो अटाले को क्या कहेंगे, साल्वेज कहते हैं। ठीक है, याद रखना, अटाले को वो क्या कहेंगे, साल्वेज कहते हैं अपन। ठीक है, और साल्वेज को बेचने के बाद जितना भी पैसा आता है उसे IPV में से माइनस कर दिया जाता है, और जो बचा हुआ पैसा है वो दे दिया जाता है। मान लीजिए 35,000 का अटाला बिका, तो कितना वापस कर दिया जाएगा, 4,65,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी द्वारा वापस कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु है पूरी तरह से लॉस होता है तो उसे CTL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CTL, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। तब भी उस स्थिति में क्या होता है, पेमेंट तो पूरा कर ही नहीं जाता है। एक बार वो सुन लो, क्योंकि उसमें क्या बचता है, अटाला बचता है। उस अटाले को बेचकर जो पैसा आएगा उसे साल्वेज कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो मरीन इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, इन मरीन कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो क्या होता है, देखो कोई भी, ये मान लो कि ये क्या है, कार है, ये क्या है, ट्रेन है। ठीक है, इसके अंदर जो भी सामान होगा, कार या बस जो भी बोलना है, ये इसमें जो भी सामान होगा, सामान को क्या बोलते हैं, कार्गो बोलते हैं। ठीक है, इन मरीन कार्गो इंश्योरेंस द सम अश्योर्ड रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, सम अश्योर्ड क्या करते हैं, मरीन कार्गो इंश्योरेंस में जो सम अश्योर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फ्राइट, अदर चार्जेस एंड द रीजनेबल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हर चीज़ जुड़ी रहेगी। इन द केस ऑफ मरीन हल इंश्योरेंस एग्री वैल्यू पॉलिसी आर इशूड, फेयर वैल्यू ऑफ शिप्स irrespective of their age is fixed between the insurance company and the insured। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस के केस में क्या होती है, एग्री वैल्यू पॉलिसी होती है। मतलब ये होता है कि अगर इनमें जो रखा हुआ सामान है, कार्गो में, ये जो कार्गो है, सामान रखा हुआ है, अगर कोई भी यानी कि दिक्कत परेशानी हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है और पॉलिसी होल्डर रहता है, एक मुद्दे पे आके सहमत होते हैं कि हाँ अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इतना क्या हो जाती है,
पेएबल होगी, ठीक है। और मरीन हल इंश्योरेंस में क्या होता है, उसकी सिर्फ बॉडी जो रहती है शिप की, ठीक है, शिप की बॉडी का ही इंश्योरेंस किया जाता है, जबकि ट्रेन हुआ, बस हुआ, इनके केस में मोटर इंश्योरेंस के केस में आता है, जबकि सी से आने वाली जो शिप होती है उसमें मरीन हल इंश्योरेंस के तहत उसकी बॉडी का इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है, याद रखना। लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है, यहाँ जगह छोड़ी क्या मैंने, बिल्कुल छोड़ी है। देखो लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है, मान लो ये ए है और ये बी है। अब क्या हुआ कि हाईवे है या सड़क है कोई भी, ए जा रहा है, इसने क्या करा, बी को टक्कर मार दी, ठीक है, बी को टक्कर मार दी, बी की गाड़ी को टक्कर मार दी। अब क्या हुआ, बी को भी थोड़ी बहुत चोट आ गई और बी की गाड़ी को भी नुकसान हो जाता है। अब क्या होता है, बी क्या करेगा, इसके ऊपर केस कर देगा कि भैया तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, मेरी गाड़ी टूटी है, मेरे को चोट लगी है, तो तू क्या कर, अब जितना भी कंपनसेट कर मुझे। तो ए क्या करेगा, ए जाएगा अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है, उस बोलेगा कि यार मैंने आपसे लायबिलिटी इंश्योरेंस खरीद रखा था, तो उसके तहत बी ने मुझ पे केस कर दिया, आप मेरी तरफ से केस लड़ो। अब ये होगा क्या, इन दोनों पार्टियों के बीच में क्या हो गया, केस हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी, इन दोनों के बीच में बोलेगी कि हम, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आप ये अमाउंट है, हम गाड़ी को सही करवा के दे रहे हैं और आपकी जो भी चोट वगैरह लगी है उसके लिए हम कंपनसेट कर देंगे, आप इन्हें परेशान ना करें, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, लायबिलिटी हो गई इसकी, इंश्योरेंस कंपनी की, यानी कि नेग्लिजेंस किसका था, ए का था, कि उसने बी को क्या करा, ए ने गलत तरीके से गाड़ी करा, बी को ठोक दिया। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि इसने अगर ये पॉलिसी नहीं ले रखी होती, इसको इसकी जेब से पैसा भरना पड़ता, लेकिन अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसके बिहाफ पर क्या करेगी, पैसा भरेगी, ठीक है। देखो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज सच ऐसा माफ़ करना, ये दूसरा है लायबिलिटी पॉलिसीज इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेज अवॉर्डेड बाय लॉ ऑफ पर्सनल इंजरीज और डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड पार्टी, ठीक है। ये कौन था, ए फर्स्ट पार्टी थी इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी पार्टी, और ये कौन हो गया, बी थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी के लिए क्या था, यहाँ पे इंश्योरेंस ले रखा था, कोई भी दिक्कत हो जाती है। अब इसको लायबिलिटी इंश्योरेंस को एक नाम से वो जाना जाता है, किस नाम से, इसे जाना जाता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज इंश्योरेंस, ठीक है, याद रखेंगे। एग्री वैल्यूड पॉलिसी के बारे में एक बार और देख लीजिए, वह पॉलिसी जिसमें कंपनियों और पॉलिसी होल्डर के बीच यह तय किया जाता है कि वैल्यू इतनी रहेगी, ठीक है, कुछ भी तय कर लिया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं वो, ठीक है। अब देखो मेरे को जगह इरेज करना पड़ेगी अगला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, एग्रीड वैल्यू पॉलिसी, यहाँ पे भी मैंने वापस लिख दिया। देखो पहले यही समझ लो, इस पे देखो क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने एग्जीबिशंस देखे होंगे, वहाँ पे कई तरह की पेंटिंग्स वगैरह होती है, ठीक है। अब पेंटिंग का खर्चा कितना आया होगा, पेपर हुआ होगा, पेंट कलर लिया होगा, ब्रश लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये खाया होगा, लेकिन इन पेंटिंग्स की कीमत क्या चली जाती है, लाखों रुपए चली जाती है। आर्ट इतना, कला इतनी शानदार होती है, तो इसका इंश्योरेंस होता है एग्री वैल्यू पॉलिसी के आधार पर। यदि कुछ भी होता है इस पेंटिंग को या फिर आर्ट वर्क को या विंटेज केसेस, मतलब होता पुरानी जो गाड़ियाँ होती उनको, तो इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा देगी। क्यों, देखो आर्ट वर्क कम पैसा लगा है लेकिन कीमत ज़्यादा रखती है, पेंटिंग कम पैसा लगा कीमत ज़्यादा रखती है, विंटेज केसेस, ये कार्स हैं ना, विंटेज कार्स केसेस नहीं है वो, विंटेज कार्स मतलब पुराने ज़माने की जो कार होती थी अंग्रेज़ों की ज़माने की, आज सड़क पे चल नहीं सकती, क्यों, इंजन वगैरह सब ख़राब, उस आज के ज़माने का इंजन लग नहीं सकता उन कारों में। मतलब क्या है, कीमत नहीं है लेकिन वैल्यू क्या उसकी ज़्यादा है, ठीक है।
अगर इस तरह की चीज़ों का इंश्योरेंस कराना होता है तो वो एग्री वैल्यू पॉलिसी के तहत आता है, जिस पे इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर जो होता है ये तय करते हैं कि हाँ भैया इतना, अगर ये कुछ भी डैमेज होता है या कुछ भी चोरी होता है तो इतना आप हमें पे करेंगे। ठीक है, ये होता है एग्री वैल्यू पॉलिसी। यानी कि पॉलिसी में क्या कर रहे हैं, वहाँ के एक जगह एग्री हो रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं। चलो अब ये तो हो गया। अब ये 3 ऊपर वाले जो फैक्टर हैं वो मैं समझा देता हूँ। अब कई बार क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें होती है, जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किससे, इंडेमनिटी को। कौन कौन से होते हैं फैक्टर? अब देखो, ये पहला फैक्टर होता है डिडक्शन फॉर अंडर इंश्योरेंस इन द कंडीशन ऑफ एवरेज। कैसे होता देखो, ए है, ये गोडाउन है ए का। ठीक है, इसमें भरा हुआ है कितना, 50 लाख का माल। ठीक है, 25 इधर, 25 इधर। अब क्या होता है कि प्रीमियम बचाने के लिए, ध्यान से सुनना बात को, प्रीमियम बचाने के लिए ए ने क्या करा, अंडर इंश्योरेंस कराया। कैसे कराया? उसने बोला कि भाई मेरे जो गोडाउन में, इंश्योरेंस कंपनी को इसने बोला कि मेरे गोडाउन में 50 लाख का नहीं 25 लाख का ही माल है। ठीक है, 50 लाख का नहीं 25 लाख का माल है। ठीक है, उसने ये बोल दिया। अब माल कौन सा, ये वाले पार्ट का है कि ये वाले पार्ट का है, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता। अब एक दिन क्या होता है, अचानक से आग लग जाती है। क्या होता है, आग लग जाती है गोडाउन में और 25 लाख का माल हो जाता है ख़त्म। अब ये क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी के पास गया। उसने बोला यार मेरे जो क्या है कि गोडाउन में आग लग गई, आप मुझे कंपनसेट करो। तो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी, वो बोलेगा क्या, मेरे वहाँ पे 50 लाख का माल था। वो बोलेगा आपके यहाँ 50 लाख का नहीं, आपके यहाँ सिर्फ 25 लाख का ही माल था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए ने गलत बात बताई कि उसके यहाँ पर उसने पहले ये बात नहीं बताई कि 50 लाख का माल था, उन्होंने बोला कि 25 लाख का माल था। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। अब क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ठीक है, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि जो है आपका जो 25 लाख का जो नुकसान हुआ है, आप एक्चुअल बोल रहे हो कि उसको हमने इंश्योर करा। हम बोलते हैं हमने नहीं करा, हमने दूसरे पार्ट का करा। आप कैसे बोल सकते हो? तो मित्रों, यही बात है कि जब कभी भी इंश्योरेंस कराना चाहिए तो अंडर इंश्योरेंस कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, चीज़ें प्रभावित होती है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया कि अब इंश्योरेंस कंपनी, सही बात है कि अब क्यों देगी। ठीक है, तो एक मत होते हैं यहाँ पे आके कि हम आपको 25 लाख का नहीं करेंगे, 12.5 का करेंगे। कितने का करेंगे? 12.5 का कंपनसेट करेंगे, पे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके गोडाउन में 50 लाख का माल पड़ा था और आपने बताया 25 का था, और आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी थी, तो हम आपको सिर्फ 12.5 करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारा माल जला ही नहीं हो जिसको हमने इंश्योर करा, फिर भी हम आपको कंपनसेट कर रहे हैं। अब सीधे सीधे नुकसान किसका हुआ? ए का हुआ। ठीक है, सीधा सीधा नुकसान किसका हुआ? ए का हो गया। 25 लाख के बदले 12.5 ही मिले। तो इसलिए कभी भी अंडर इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए, हमेशा ओवर इंश्योरेंस हो जाएगा चलेगा। मान लो 50 लाख का माल है, अगर 75 का आपने शो करा तो वो चल जाएगा, 25 का नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। डिडक्टेबल एंड एक्सेस और मैक्सिमम अमाउंट रिसीवेबल इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब देखो डिडक्टेबल और एक्सेस क्या होता है, इसे साफ करना पड़ेगा थोड़ा। उदाहरण लेके ही समझाऊंगा। एक ही गाड़ी है, ए ने इसका मोटर इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है, ए बोलता है कि देखो अगर ये मेरी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, ठीक है, 2 पहिए और लगा देते थे, ठीक है, 4 व्हीलर है,
इसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है कि 10,000 तक का तो मैं क्या करूँगा, वहन कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या हुआ बोला कि 10,000 तक का नुकसान अगर होता है तो मैं वहन कर सकता हूँ, मैं सह सकता हूँ, मैं लगा दूँगा पैसा। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला यार ये तो बहुत अच्छा कस्टमर है हमारा, तो एक काम करते हैं इसे, है ना, कुछ छूट देते हैं। किस चीज़ में छूट देते हैं, इसे दे देते हैं प्रीमियम में छूट। यानी कि जो प्रीमियम भरेगा सामने वाला, कौन, ए, तो उसे प्रीमियम में छूट दे दी जाएगी, उसे कम, यानी कि प्रीमियम क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक्सेस और डिडक्टेबल में छोटे छोटे क्लेम से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा कंडीशन लगाई जाती है। जितने ज़्यादा डिडक्टेबल होगा कस्टमर, यानी एक्सेस या डिडक्टेबल का कस्टमर जितना अनुरोध करता है प्रीमियम में, उसे उतना ही डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। ए ने क्या बोला कि 10,000 तक का मुझे क्या है, नुकसान सहन कर सकता हूँ, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला बहुत अच्छा कस्टमर है, उसको डिस्काउंट दे दो प्रीमियम में। ठीक है। अब मैंने सबसे पहली लाइन बोली, छोटे छोटे क्लेम से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कंडीशन लगाई जाती है। कैसे, मान लो ये गाड़ी है, इसकी हेडलाइट टूट गई जो आती है 50-100 रुपये की। अब अगर बहुत सारे जो कस्टमर है अगर वो क्या करने लगे, आने लगे, ठीक है, आने लगे और बोले कि यार मेरी 50 रुपये की हेडलाइट टूट गई, ठीक है, 70 रुपये की वो 70-100 रुपये का, यानी कि हॉर्न ख़राब हो गया जितना का भी आता हो, तो इससे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान होगा। कैसे, क्योंकि ये खुद इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट नहीं जाते उसे चेक करने के लिए, ये लोग सर्वेयर अपॉइंट करते हैं, और सर्वेयर की कॉस्ट ही आती है 1000-1500 एक विज़िट का। ठीक है। तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनी कितनों को अपॉइंट करेगी और कितनों का खर्चा देगी, इससे तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि देखो यार, मान लो 3,000 तक का अगर आ गया, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, तो 3,000 तक का अगर कोई भी नुकसान हो गया तो आपको ही वहन करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर आएगा तो ही हम क्या करेंगे, क्लेम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ठीक है। अब ये ए था, इनने बोला 10,000 तक का मैं क्या कर सकता हूँ, वहन कर सकता हूँ। ठीक है। 10,000 तक का मैं वहन कर सकता हूँ, तो उसको प्रीमियम में छूट मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।